हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो लेक्चर में हम आज यानी 29 अप्रैल के करंट अफेयर को एमसीक्यू के माध्यम से देखने जा रहे हैं। इसमें जो भी कंटेंट है उसका सोर्स है द हिंदू, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस और भी वेरियस न्यूज़पेपर, वहाँ से इसको लिया गया। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू प्रिया सॉफ्ट। एक सॉफ्टवेयर है PRIASOFT, इसके रिगार्डिंग कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है ये हमको पता करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज़ एन एक्सक्लूसिव सेंट्रलाइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इंटेंडेड फॉर सोल पर्पस ऑफ मैनेजिंग फाइनेंस अंडर द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। जो मनरेगा स्कीम है, ऐसा कहा जा रहा है कि एक्सक्लूसिवली उसके लिए बनाया गया है। एक क्या है, प्रिया सॉफ्ट क्या है, एक सेंट्रलाइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो किस लिए बनाया गया है, तो सिर्फ मनरेगा के लिए बनाया गया, ऐसा इसमें बोला गया है। देखते हैं सही है गलत। क्वेश्चन नंबर 2 है कि इट एम टू कीप ट्रैक ऑफ ऑल द इनफ्लो रिसिप्ट एंड आउटफ्लो एक्सपेंडिचर ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। क्या कह रहा है कि इसका एक पर्पस क्या है, इट एम्स टू, इसका एम क्या है, तो जो इनफ्लो यानी कि रिसिप्ट है, जितना पैसा आ रहा है और जितना एक्सपेंडिचर हो रहा है उसको ट्रैक पे रखना, मतलब उसको मेंटेन करके रखना कि उसका हिसाब किताब रखना। तो इसका इसमें जो है फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। क्यों? ये मनरेगा के तहत नहीं बनाया गया है, ये पंचायती राज डिपार्टमेंट ऑफ पंचायती राज के तहत बनाया गया। और सेकंड सही है, यानी कि इसका सही आंसर होगा बी, 2 ओनली। इसका डिटेल देखते हैं। तो ये क्या है कि इट एम्स टू कीप ट्रैक ऑफ ऑल इनफ्लो एंड आउटफ्लो, जैसा कि सेकंड स्टेटमेंट था वो तो सही है। और इसका ये पर्पस है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना है, जैसे यहाँ पे था ना कि इंटेंट सोल पर्पस ऑफ मैनेजिंग फाइनेंस मैनेज करना है, लेकिन मनरेगा के अंदर नहीं, ये जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के अंदर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक रिपोर्ट हाल ही में आया है सिप्री के द्वारा। सिप्री जो है स्टॉकहोम बेस्ड एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसका एक रिपोर्ट आया है। रिपोर्ट का नाम है ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर। रिपोर्ट का क्या नाम है, ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2019। ये 2020 में आया है, तो इसमें जो डाटा यूज किया गया है 2019 का होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि इंडिया इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर आफ्टर US, चाइना एंड सऊदी अरेबिया। पहला स्टेटमेंट का कहना है कि इंडिया जो है चौथा बड़ा जो है मिलिट्री स्पेंडर है USA, चाइना और सऊदी अरब के बाद। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि द रिपोर्ट वाज रिलीज बाय इंटरनेशनल पीस फाउंडेशन। तो जैसा अभी हम बताएं कि ये जो रिपोर्ट है ट्रेंड इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर, ये जारी किया गया सिप्री के द्वारा, SIPRI है ना, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है उसके द्वारा रिलीज किया गया है। तो सेकंड स्टेटमेंट तो ऐसे ही गलत हो जाता है। और फर्स्ट भी स्टेटमेंट हमारा गलत ही है, क्योंकि इंडिया चौथा नहीं थर्ड है। फर्स्ट पे USA है, सेकंड पे चाइना है और थर्ड पे हमारा कंट्री इंडिया है। यानी कि इंडिया जो है डिफेंस के मामले में, खर्च करने के मामले में डिफेंस पे तीसरे नंबर पे आता है दुनिया में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, नाइदर 1 नॉर 2, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे गलत है। ठीक है, उसी का यहाँ डिटेल दिया गया है कि द एनुअल रिपोर्ट ट्रेंड इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2019 वाज रिसेंटली रिलीज बाय स्वीडिश थिंक टैंक। ये स्वीडन का है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके अनुसार क्या है कि चाइना सेकंड है और थर्ड जो है इंडिया है। 5 लार्जेस्ट स्पेंडर की बात करें तो फर्स्ट में US, सेकंड चाइना, थर्ड इंडिया, फोर्थ रसिया और फिफ्थ पे सऊदी अरेबिया है। इंडिया जो है फोर्थ पोजीशन पे था 2018 में। 2018 में जो है इंडिया फोर्थ पोजीशन पे था, 2019 में थर्ड पोजीशन पे है। और 2018 में जो है सऊदी अरेबिया थर्ड पे था, अभी सऊदी अरेबिया फिफ्थ पे चला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया गया है किसके रिगार्डिंग, ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर ऑफ ह्यूमन राइट के रिगार्डिंग। अब हमको यहाँ पे बताना है कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन कौन सा गलत है। तो फर्स्ट कह रहा है कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट एंड अ कम्प्लीटली डिस्टिंक्ट एंटिटी फ्रॉम ह्यूमन राइट काउंसिल। क्या करें कि ह्यूमन राइट काउंसिल से बिल्कुल अलग है ये जो ऑफिस है, ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट, OHCHR। ये जो है इस स्टेटमेंट में कहा गया है कि ह्यूमन राइट काउंसिल से बिल्कुल अलग है और ये यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट के अंदर आता है, उसी का पार्ट है। और क्या कह रहा है, द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट हेड्स OHCHR एंड स्पीयर हेड द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट एफर्ट। तो इसमें हमको चूज करना है कि सही कौन है।
तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट जो है इसका सही है। ये जो OHCHR जो है यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट के अंदर आता है, उसी का एक हिस्सा है और ह्यूमन राइट काउंसिल से बिल्कुल अलग है। और जो हाई कमिश्नर होता है ह्यूमन राइट का, उस वही जो है OHCHR को भी हेड करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अभी जो है मिशेल बैचलेट जो है इसकी हेड है। और ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि अभी कोरोना वायरस पेंडेमिक के कारण डिफरेंट जगह पे ह्यूमन राइट वायोलेशन देखा जा रहा है, इसलिए ये न्यूज़ में था। ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे था क्वेश्चन में कि ये ह्यूमन राइट काउंसिल से बिल्कुल अलग है, तो ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में एक बार देख लेते हैं। ह्यूमन राइट काउंसिल क्या है? तो ये जो है 2006 में इस्टेब्लिश किया गया था, 15 मार्च 2006 को UN जनरल असेंबली के द्वारा। ये भी UN का ही बॉडी है, लेकिन ये UN जनरल असेंबली के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था और डायरेक्टली UN जनरल असेंबली को रिपोर्ट करता है। ये जो है इसके पहले एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसका नाम था यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट, उसी को रिप्लेस किया। ये जो ह्यूमन राइट काउंसिल जो है ये रिप्लेस किसको किया? यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट, उसको रिप्लेस किया है। और ये जो है कम्प्लीटली डिफरेंट है OHCHR, जिसके बारे में हम लोग ऊपर अभी देख रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है केशवानंद भारती केस, है ना, एक बहुत ही फेमस केस है इंडिया में जिसका नाम है केशवानंद भारती केस। 1973 का एक केस है, उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि इट अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971। ये जो है 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 के वैलिडिटी को अपहेल्ड किया, मतलब उसको सही माना और एक नया डॉक्ट्रिन पेश किया जिसको बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर। यानी डॉक्ट्रिन और बेसिक स्ट्रक्चर जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केशवानंद भारती केस में दिया गया है, ऐसा इसमें बोला गया है। अब देखते हैं सही है गलत। नेक्स्ट है कि अकॉर्डिंग टू जजमेंट द पार्लियामेंट कैन नॉट एब्रीज और टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट फ्रॉम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या है, इस जजमेंट के अकॉर्डिंग कि पार्लियामेंट जो है किसी भी फंडामेंटल राइट को एब्रीज नहीं कर सकती या फिर उससे वापस नहीं ले सकती। तो देखते हैं कौन कौन सा सही है। तो सेकंड स्टेटमेंट तो ऐसा ही मेरा गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग पहले जानते हैं कि हम लोग के पास जो है फंडामेंटल राइट था, उसमें राइट टू प्रॉपर्टी भी था, जो अभी नहीं है। यानी फंडामेंटल राइट को जो है पार्लियामेंट वापस ले सकती है। तो फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट तो गलत हो गया। और हाँ, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, यहाँ पे बिल्कुल सही है। इसमें 24th अमेंडमेंट एक्ट जो है था 1971 का, उसको अपहेल्ड किया गया था, यानी उसको सही माना गया था। और बेसिक स्ट्रक्चर का एक नया डॉक्ट्रिन आया था। बेसिक स्ट्रक्चर कहने का मतलब क्या हो कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, आप उसको वायलेट नहीं कर सकते हैं। आप हर चीज़ को अमेंड कर सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को आप वायलेट नहीं कर सकते। और बेसिक स्ट्रक्चर को कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया, ना जजमेंट में ना कॉन्स्टिट्यूशन में। सुप्रीम कोर्ट समय समय पे बताते रहती है कि ये भी बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर है। जैसे ही कोई वहाँ उसके पास नया केस जाता है तो फिर वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट तय करती है कि बेसिक स्ट्रक्चर में है या नहीं है। जैसे डिफरेंट चीज़ बेसिक स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है सेकुलरिज्म, ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। फंडामेंटल राइट बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, और भी बेसिक स्ट्रक्चर के कई सारे पार्ट हैं ऐसे ही। तो इसका कोई खास डिफिनीशन नहीं है, बस सुप्रीम कोर्ट समय समय पे बताते रहता है कि ये भी बेसिक स्ट्रक्चर में है। केशवानंद भारती केस काफ़ी फेमस केस है, 1973 का एक केस है। और इसमें जो गोलकनाथ केस था 1967 का, उसके जजमेंट को ओवररूल्ड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारासेल आइलैंड के बारे में। पारासेल आइलैंड कहाँ है, जो कभी कभी न्यूज़ में रहता है। तो पारासेल आइलैंड काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, साउथ चाइना सी में है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ये साउथ चाइना सी में है। और एक साउथ चाइना सी में है, इसलिए चाइना इस पर थोड़ा अपना दबदबा दिखाता है। और इसमें जो है एक डिस्प्यूटेड आइलैंड है स्पार्टली आइलैंड, उसके आसपास जो है डिफरेंट आइलैंड का नाम जो है चाइना खुद से बदल दिया है। इसीलिए अभी ये न्यूज़ में था कि द चाइनीज गवर्नमेंट हैड यूनिलेटरली नेम्ड 80 आइलैंड्स, रीफ्स एंड अदर जियोलॉजिकल फीचर्स अराउंड द स्पार्टली आइलैंड एंड द पार्सल आइलैंड विथ चाइनीज नेम्स, है ना। ये जितने भी आइलैंड है यहाँ पे, उसका नाम जो है बदल दिया गया है चाइना के द्वारा यूनिलेटरली, मतलब कि बिना किसी से पूछे हुए अपने मन से वो बदल दिया है। पारासेल आइलैंड जो है 130 आइलैंड का कलेक्शन है, 130 आइलैंड्स का कलेक्शन है, जिसमें कोरल रीफ भी है और आइलैंड भी है।
और बीजिंग जो है, बीजिंग यानी कहने मतलब चाइना जो है, इसको चाइना का पार्ट मानता है। वो बोलता है कि मेरा सॉवरेन टेरिटरी है। और वियतनाम इस पे अपना क्लेम करता है। तो ये था हमारा आज का 5 MCQ। ये 5 बस देखने में है, इसके अंदर कई सारे क्वेश्चन, जैसे इसी के डिटेल में यदि देखा जाए तो केशवानंद भारती केस में हम लोग को 2-3 बात पता चला। इस तरह से कुल मिला के 10-15 क्वेश्चन के बराबर हो जाता है। इसी के साथ हम अपना लेक्चर समाप्त करते हैं।